सूर्य जी के पास आता है। दर्शक पूछ रहे थे कि हमारा कितना सोना बाहर रखा हुआ है। भारत के पास लगभग 800 टन सोना है, जिसमें से करीब सवा 300 टन सोना अभी भी बैंक ऑफ इंग्लैंड में पड़ा हुआ है। हालांकि पिछले कुछ सालों में हमने 200 टन के आसपास सोना मंगाया है, लेकिन अभी भी ब्रिटिश वॉल्ट्स के अंदर बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास हमारा सवा 300 टन सोना अभी भी है। और स्विस बैंकों के पास भी भारत सरकार का कुछ सोना है, शायद 20-30 टन के आसपास सोना है। ये सरकार का सोना मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट सोने की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आरबीआई का गोल्ड है। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि भारत में इतना गोल्ड रखने की अभी वो वॉल्ट्स बने नहीं है। और भारत में जो सोना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है वो दो जगह रखा जाता है, एक बॉम्बे में रखा जाता है आरबीआई के अंदर वॉल्ट्स में, और दूसरे वॉल्ट्स नागपुर के अंदर है। तो ये दो प्लेस जहां तक मेरी जानकारी है जहां पर ये गोल्ड रखा जाता है, नागपुर एंड बॉम्बे, जहां पर सरकार का गोल्ड रखा जाता है। सुनील शुक्ला जी, आपने प्रफुल्ल जी की बात सुनी और सुनील जोशी जी की बात सुनी। हम बात कर रहे हैं ईएमआई के कैंसर से। जी सर। सर मैं बस एक बात ये कहना चाहता हूँ कि लोन लेके जो एसेट क्रिएट होता है और उसका जो डेप्रिसिएशन होता है वो इतना ऐसा होता है कि जब तक आपका लोन बाकी रहता है और जो प्रॉपर्टी एसेट होता है वो फुल्ली डेप्रिसिएटेड हो जाता है, अंत में आप हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता है। मैं सिर्फ ये जोड़ना चाह रहा था, डेप्रिसिएशन थ्योरी को जरूर अप्लाई करना चाहिए। शुक्रिया सर। हाँ जी, बिल्कुल सुनील जी, आरबीआई की सबसे बड़ी चिंता यह है कि लोन लेने के बाद उसका जो उपयोग है वो एसेट के लिए नहीं हो रहा है, उसका अधिकतर यूज डेली कंजप्शन के लिए हो रहा है। हमारे जो डेली के खर्चे हैं ना, खाने पीने के खर्चे, बच्चों की शिक्षा के खर्चे या मेडिकल के खर्चे या ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे, उसके लिए हो रहा है ये उनकी मेजर चिंता आरबीआई की, हमारी नहीं। और ये चिंता अपने आप में वाजिब है कि अगर लोन लेके अगर आप कुछ एसेट क्रिएट करते हो हाउसिंग, तब तो ठीक है, लेकिन वो सारे की सारी चीजें अब बेमानी हो चुकी हैं। मोस्ट ऑफ द लोन्स आर कंज्यूमर लोन्स, बेसिकली जो कंजप्शन लोन्स हैं। ये दरअसल इंसान को दलदल में फंसा रहा है। सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद दिनेश जी। जो ये प्रवृत्ति पैदा हुई है, क्या आपको नहीं लगता है कि लोगों की जीवन शैली में जो बदलाव आया है वो ज्यादा जिम्मेदार है बस बृहस्पति की सरकार की आर्थिक नीतियों के? आर्थिक नीतियां तो जिम्मेदार ही हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अनाप शराब तरीके से इंटरेस्ट रेट का बढ़ जाना और जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनके हिडन चार्जेज होना, जो प्राइवेट आर्थिक संस्थाएं हैं उनके अनाप शराब प्रोसेसिंग के चार्ज, इसके चार्ज उसके चार्ज उसकी वसूली होना, और जो नियम नियमावली है उसका बहुत स्पष्ट न होना, ये तो कारण ही है। लेकिन क्या जीवन शैली को आप नहीं मानते हैं कि एक बहुत बड़ा कारण है ये? आपने खुद कहा कि लोन लेकर के दैनिक उपयोग की चीजों की खरीद। आप विश्वास मानेंगे, मैंने अपने जीवन में केवल एक लोन लिया है मकान बनवाने के लिए। मेरे पिताजी ने वो भी लोन नहीं लिया, उनके पास 1 रुपए का भी ऋण नहीं था। जब उनका निधन हुआ, 1 पैसे के भी देनदार किसी के नहीं थे। हम लोग अच्छे खासे पढ़ लिए, ठीक ठाक क्वालिटी लाइफ भी जी लिए, कोई नहीं थे। जितने संसाधन थे, जितने अपने पास उपलब्ध स्थितियां थी, उसी में घर भी बना लिए और रहने भी लगे। लेकिन उस पीढ़ी की शैली थी कि ऋण आधारित जीवन नहीं जीना है। जब ये उदारवाद की स्थितियां आई और लोगों के पास पैसा आया, लोगों के हाथों में पैसा आया, तो और सब कुछ बाजार आधारित हो गया, लोग टूट के रहने लगे। आप सोचिए कि मुझसे कम से कम 10 साल जूनियर लड़का, 10 साल, मेरे हॉस्टल का लड़का था वो, मैं उससे चेन्नई में मिला, आज के 10 साल या 15 साल पहले की बात है। उस लड़के ने अपने नौकरी की शुरुआत में 80 लाख रुपए का मकान खरीदा था बेंगलोर में, उस साल 15 साल पहले, और एक मल्टीनेशनल कंपनी में वो काम करता था। मैंने उससे पूछा कि भाई तुम इतना रुपया खर्च करने की स्थिति में कैसे आ गए? उसने कहा सर बैंक से लोन ले लिया। किस बैंक से ले लिए? प्राइवेट बैंक से ले लिए। और जब ने कहा कि जब तुम गुणा भाग करोगे तो इसमें हिडन चार्जेस कितने हैं, ले लिए, क्योंकि कारपोरेट कंपनी में काम करते थे, पैसा भी ठीक ठाक मिलता था। लेकिन ये जो शैली जो आपने कहा ना कि दिखावे का जीवन शैली, सरकार की नीतियां तो जिम्मेदार ही हैं। आप लोगों को फैसिलिटेट करने के बजाय लोगों से पैसा वसूल रहे हैं। अगर कोई कहता है कि 1 लाख रुपए का आपको लोन हम देंगे
और 5 किस्तों में 6 किस्तों में हम आपसे पैसा ले लेंगे। तो मेरी सामान्य समझ कहती है, और कहते हैं कि अब आपसे कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे, कोई प्रोसेसिंग चार्ज भी नहीं लेंगे। मेरी सामान्य समझ कहती है कि 1 लाख रुपए को 5 हिस्सों में बांट दीजिए, 20,000 रुपए हुआ पर मंथ। लेकिन 22,000, 23,000, 25,000 कैसे हो जाता है? ये बड़े सवाल होते हैं। और जो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगाने की प्रवृत्ति है, अगर कोई व्यक्ति डिफॉल्टर हो गया किसी कारण से भी हुआ, तो उन कारणों को पहचान किए बगैर जो अनाप शनाप उसके ऊपर पेनाल्टी है, उसके जो वसूली है, वह और धीरे 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 आदमी उसी मकड़जाल में फंसता चला जाता है। ये मेरा अपना मानना यह है कि जो भारतीय जीवन शैली थी, यह जीवन शैली जो ऋण आधारित जीवन शैली या पाश्चात्य जीवन शैली, वह हर आदमी के पास में प्लास्टिक कार्ड की शैली हमारे आपके पास नहीं रही है। हमारी आपकी मैं अपनी पीढ़ी के बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनके पास कोई न एटीएम कार्ड है और न कोई डेबिट कार्ड है और न ही कोई उनके पास क्रेडिट कार्ड है, लिया ही नहीं। आज कंपनी आपको मजबूर करती है, कहते हैं कि आपको बिना क्रेडिट कार्ड के कोई लेन देन ही नहीं करेंगे। आप कहते हैं कि बिना डेबिट कार्ड के कोई लेन देन ही नहीं करेंगे। आप उसमें अचूके पैसा, जब व्यक्ति अपने जेब से एक मनोविज्ञान होता है ना, जब जेब से 1 लाख रुपया खर्च करते हैं तो कई बार सोचते हैं, उसको गिनते समय आपको लगता है कि 1 लाख रुपया खर्च हो गया, लेकिन जब अपने कार्ड से ट्रांसफर करते हैं तो बहुत एहसास नहीं होता, बाद में पता चलता है उसका। एक मनोवैज्ञानिक वातावरण भी है। निश्चित रूप से आर्थिक नीतियां जिम्मेदार है कि आप उसके मकड़जाल में फंसने के, एक बार लोन लेने के बाद उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप उस फंसने के कारण जो उसके जो वजह हैं, उसमें ढेर सारा मैं मानता हूं कि आपकी जीवन शैली ज्यादा जिम्मेदार है। आप अगर 1 लाख रुपए का आप एप्पल फोन नहीं ले सकते हैं तो नहीं ले सकते हैं। ढेर सारे फोन अवेलेबल हैं जो 20,000, 25,000, 30,000 रुपए मिल जाते हैं। बेसिक, अगर आपको बहुत सारा काम नहीं करना है, बेसिक फोन लेना है तो उससे भी कम में काम चल जाएगा आपका। लेकिन जो ये प्रदर्शन की जीवन शैली है, ढकोसला की जीवन शैली है, दिखावे की जीवन शैली है, इसने व्यक्ति को बहुत ज्यादा फंसाया है और इसी का लाभ सरकारें भी ले रही हैं। सरकारें कम से कम अपने देश में सरकारें इससे बचने की कोशिश नहीं कर रही। आप सोचिए कि जो आपने कहा गोल्ड लोन की बात, गोल्ड लोन को माना जाता रहा है कि यह एक संचित निधि है जो कभी आपात स्थिति में काम आएगी। ऐसा संकट आपके पास आ जाए, अमूमन मैंने लोगों को देखा है कि जो बेचते लोग नहीं है, अब स्थिति आ गई है कि अब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लोग उसको लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये होता था कि बहुत आपात स्थिति हो जाएगी तब उसको हम खर्च करेंगे। आज उसी की जब छोटे मोटे कारणों के लिए लोग ले लेते हैं कि लोन ले लिया। मैं बैंक में कहा बैठ के बात किया उन लोगों से कि भाई आप लोन क्यों ले रहे हैं, क्या जरूरत है आपको? नहीं, बस ले रहे हैं। भाई किसी का ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारा रिकरिंग इनकम बहुत ज्यादा है, ठीक है, आपने अपने इनकम को जस्टिफाई करने के लिए भी आप लोन ले लिए, कोई बात नहीं है। लेकिन जो निश्चित आमदनी का व्यक्ति है वह निजी उपभोग की वस्तुओं के लिए क्यों ले रहा है? और अगर आपकी प्रवृत्ति होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि बाजार इसका उपयोग कराए। क्यों? कि आज बाजार आधारित जीवन शैली हो गई जी। मेरा अपना मानना है कि जो हमारी भारतीय जीवन शैली रही है उसको अपना करके भी हम इस जो ताना बाना है इसे बच सकते हैं। जी।